हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। ड्रग स्मगलिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो नाम सबसे पहले आते हैं वो है पाब्लो एस्कोबार और एल चापो, जिन्होंने पूरी दुनिया में ड्रग स्मगलिंग के धंधे में अपनी बादशाहत कायम की और इतनी दौलत कमाई कि उनके पास दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग थी, जिसकी वजह से उन्हें ड्रग स्मगलिंग का बादशाह कहा जाता था। मगर आज की कहानी महज एक ऐसे 20 साल के लड़के की है जिसने सिर्फ अपने कमरे के अंदर से बैठे बैठे कई मिलियन डॉलर की ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दिया और उसे पूरे जर्मनी का ड्रग लॉर्ड कहा जाने लगा। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसके साथ घर में रह रहे उसके माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका बेटा उसी घर से ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दे रहा है जहां वो रह रहे हैं। और महज कुछ सालों के अंदर उसने घर से बैठे बैठे कई मिलियन डॉलर के ड्रग्स को पूरे जर्मनी में बेच दिया। और यही वो वजह थी कि उसे ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में बेडरूम डीलर के नाम से जाना जाता था। तो आखिर कौन था ये 20 साल का लड़का और वो ऐसी क्या वजह थी जिसने उसे जर्मनी का ड्रग लॉर्ड बना दिया। आज की कहानी है जर्मनी के एक 20 साल के लड़के की जिसका नाम था मैक्समिलियन स्मिथ, जो मैक्स के नाम से भी जाना जाता था। मैक्स अपने माँ बाप के साथ जर्मनी के शहर लिप्जिंग में रहता था, जहाँ उनका एक घर था और उसी घर में था मैक्स का एक कमरा। हालांकि ये कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर मैक्स के लिए एक सेफ स्पेस था और यही वो वजह थी कि वो अपना पूरा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था। और चूंकि मैक्स के माँ बाप भी उसकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे, इसलिए उनका भी मैक्स के कमरे में बिल्कुल आना जाना नहीं होता था। मैक्स को अपने कमरे में अकेले रहना पसंद था और इसीलिए वो हमेशा अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक रखता था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मैक्स उस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या करता था जो ना तो वो कमरे से बाहर जाता था और ना ही किसी को कमरे के अंदर आने देता था। मैक्स के पास एक कंप्यूटर था और चूंकि हर वक्त अपने कमरे में बंद रहने की वजह से उसका कोई दोस्त यार भी नहीं था, इसीलिए वो अपना ज़्यादातर वक्त अजनबियों के साथ ऑनलाइन चैटिंग में गुजारता था। ये बात है सन 2013 की, जब ऑनलाइन चैट रूम्स हुआ करते थे जहां लोग अजनबियों के साथ चैटिंग करके घंटों वक्त बिताते और नए नए दोस्त बनाते थे। इसी ऑनलाइन चैटिंग के दौरान मैक्स की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है और उन लोग घंटों चैटिंग किया करते थे, जिसमें वो वीडियो गेम्स, मूवीज़ और अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में बात किया करते थे। एक दिन चैटिंग के दौरान मैक्स का ऑनलाइन फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या वो सिल्क रोड नाम की वेबसाइट के बारे में जानता है, जिसके जवाब में मैक्स कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही मैक्स का दोस्त उसे बताता है कि सिल्क रोड एक मार्केट प्लेस वेबसाइट है जो डार्क वेब पर एग्जिस्ट करती है और जहां हर तरह का इलीगल सामान बिकता है। आपको बताता चलूं कि डार्क वेब पर वो वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता और जिन्हें एक्सेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और साथ ही साथ सिक्योर ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो मैक्स इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, मगर जब रात को वो बैठकर अपने कंप्यूटर पर ब्राउजिंग कर रहा था तभी अचानक उसके दिमाग में वही बात आती है जो उसके दोस्त ने उसे डार्क वेब के बारे में बताई थी। अब उसके मन में डार्क वेब को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगती है और वो फैसला करता है कि एक बार वो डार्क वेब पर जाकर ज़रूर देखेगा। महज कुछ ही देर में मैक्स वो ब्राउज़र डाउनलोड कर चुका था जिसके ज़रिए वो डार्क वेब को एक्सेस कर सकता था। ब्राउज़र डाउनलोड होते ही मैक्स घबराते हुए उस पर सिल्क रोड सर्च करता है और एंटर दबा देता है। एंटर दबाते ही जो पेज मैक्स के सामने खुला उसे देख मैक्स के होश उड़ गए। मैक्स देखता है कि उस वेबसाइट पर अलग अलग तरह के ड्रग्स बिक रहे थे, जिनमें एक्सटेसी, कोकेन, गांजे से लेकर हर तरह के ड्रग्स मौजूद थे। मैक्स के लिए बहुत चौंकाने वाला था और इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा रोमांचित किया कि महज घर बैठे कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए ड्रग्स मंगा सकता है। इस वेबसाइट पर अपनी और कस्टमर की पहचान छुपाने के लिए सारा लेन देन बिटकॉइन में होता था, ताकि पुलिस इस वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाले किसी भी शख्स को ना पकड़ सके। चूँकि मैक्स की दिलचस्पी इस वेबसाइट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो घंटों इस वेबसाइट को स्क्रॉल करने में गुजारने लगा। वो ज़्यादातर यही देखता कि इन ड्रग्स को बेचने के लिए क्या डिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं और साथ ही साथ कस्टमर्स ने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्या रिव्यूज़ दिए हैं। वेबसाइट की हर बारीकी को देखने और समझने के बाद मैक्स को ये पता चला कि इस वेबसाइट का मेन काम ड्रग्स बेचने का ही है और इस वेबसाइट पर बहुत सारे सेलर्स होने की वजह ये थी कि यहाँ ड्रग्स बेचने में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था और पकड़े जाने का भी कोई खतरा नहीं था। मैक्स जैसे जैसे इस वेबसाइट में डीप जा रहा था वैसे वैसे वो ड्रग्स ट्रेड की तरफ आकर्षित होता जा रहा था और चूंकि वेबसाइट पर बिकने वाले ड्रग्स में प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा था जिसने मैक्स की सोच को बदल कर ही रख दिया। और यहीं से शुरुआत होती है मैक्स के उस सफ़र की जिसने उसे एक 20 साल के आम लड़के से जर्मनी का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बना दिया। मैक्स फैसला करता है कि अब वो भी एक ड्रग स्मगलर बनकर ड्रग्स बेचेगा, मगर सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि वो ये ड्रग्स सिल्क रोड वेबसाइट पर नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाएगा जिसके ज़रिए वो ड्रग्स लोगों तक पहुंचाएगा। मैक्स को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो सिल्क रोड से भी बेहतर वेबसाइट बना सकता है और इसीलिए वो दोबारा अपने उसी ऑनलाइन फ्रेंड को कॉन्टैक्ट करता है और उससे कहता है कि उसे वो वेबसाइट बहुत पसंद आई जिसके बारे में उसने उसे बताया था। मगर साथ ही साथ ये भी कहता है कि वेबसाइट में कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है और क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो सिल्क रोड से भी बेहतर हो।
मैक्स अपने दोस्त से ये भी कहता है कि वो एक ऐसी वेबसाइट बनाएगा जिसके सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी बेहतर हो और वेबसाइट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी हो, जिससे से ज़्यादा कस्टमर्स उनकी वेबसाइट पर विजिट करें और वहाँ से ड्रग्स ऑर्डर करें। और जब वो उनकी वेबसाइट से ड्रग्स ऑर्डर करेंगे तो वो उन्हें ये ड्रग्स टाइम से डिलीवर करवा देंगे और इन्हीं बेहतर सर्विसेज की बिना पर वो लोग सिल्क रोड को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये सारी बात सुनते ही मैक्स का दोस्त घबरा जाता है और उससे कहता है कि ये पूरी तरह इलीगल है और अगर वो लोग पकड़े गए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और इसी वजह से वो मैक्स का साथ देने के लिए मना कर देता है। इस बातचीत के बाद मैक्स फैसला करता है कि अब वो अकेले खुद अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलेगा और एक ऐसी वेबसाइट बनाएगा जो कामयाबी की नई कहानी लिखेगी। मैक्स अब किसी भी कीमत पर यह वेबसाइट बनाना चाहता था और कोई भी रिस्क लेने को तैयार था और यही वो वजह थी कि वो दिन रात सिल्क रोड की हर बारीक डिटेल को समझने लगा और उसे नोट करने लगा। इसी दौरान मैक्स की नज़र कुछ ड्रग सेलर्स पर पड़ती है जिनमें से कुछ के प्राइस बहुत अच्छे थे और कुछ सेलर्स की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी, मगर ऐसा कोई भी सेलर नहीं था जो ये दोनों चीज़ें एक साथ दे सके। मैक्स एक ऐसे सेलर की तलाश में था जो उसे बेहतर प्राइस और बेहतर कस्टमर सर्विस एक साथ दे सके और साथ ही साथ उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहतरीन हो। वो सिर्फ वेबसाइट के जरिए ड्रग्स ही बेचना नहीं चाहता था, बल्कि वो ऑनलाइन ड्रग स्मगलिंग की दुनिया को पूरी तरह बदलना चाहता था और अपने कस्टमर्स को एक ऐसा शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहता था जिससे वो बार बार उसी की वेबसाइट से ड्रग्स ऑर्डर करें। अब मैक्स के मन में कई सवाल थे, जिसमें पहला सवाल ये था कि वो अपने कस्टमर्स को ड्रग्स कैसे डिलीवर करेगा, खास करके सिल्क रोड से बेहतर कैसे डिलीवर करेगा। दूसरा सवाल ये था कि वो अपने कस्टमर्स को बेहतरीन कस्टमर सर्विस कैसे देगा जिससे उसके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। और मैक्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे इन सवालों के जवाब मिल गए तो वो सिल्क रोड से भी बेहतर वेबसाइट बनाने में कामयाब हो जाएगा जो ऑनलाइन ड्रग स्मगलिंग को पूरी तरह बदल कर रख देगी। वेबसाइट बनाने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम मैक्स के सामने था वो ये था कि उसे एक सप्लायर ढूंढना था जिससे वो ड्रग्स खरीद कर अपनी वेबसाइट पर बेच सके। और इस तलाश में वो सिल्क रोड वेबसाइट पर एक ड्रग डीलर से कॉन्टैक्ट करता है जिसका नाम था रेडबुल। मैक्स रेडबुल से कहता है कि उसे रीसेलिंग के लिए ड्रग्स चाहिए हैं और उसे 25 ग्राम कोकेन और 10 ग्राम MDMA की ज़रूरत है ताकि वो उस ड्रग्स को टेस्ट कर सके। रेडबुल मैक्स को प्राइस बताता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसे ये पेमेंट बिटकॉइन में चाहिए होगी और वो उसके पार्सल को पैक स्टेशन में डिलीवर कर देगा। पैक स्टेशन वो पार्सल सर्विस थी जहां लोग खुद अपने पार्सल पास के पैक स्टेशन में जाकर रख देते थे और पार्सल सर्विस वहां से उन पार्सल को उस पैक स्टेशन तक पहुंचा देती थी जहां का एड्रेस उस पर होता था और रिसीव करने वाला खुद अपने पार्सल को उस पैक स्टेशन से जाकर निकाल लेता था। ये पैक स्टेशन ज़्यादातर पब्लिक एरियाज़ जैसे ट्रेन स्टेशन, शॉपिंग सेंटर या आसपास के रेसिडेंशियल एरियाज़ में होते थे और ये एक बहुत बड़ा लूप होल था जिसका फ़ायदा उठाकर लोग ड्रग्स की ऑनलाइन स्मगलिंग करते थे। इस पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी बात यह थी कि ना तो ये पार्सल चेक होते थे और ना ही इन्हें डायरेक्ट किसी के घर पर डिलीवर किया जाता था और यही वो वजह थी कि पार्सल भेजने और रिसीव करने वाले को पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैक्स जब इस पूरे प्रोसेस को रेडबुल से समझ लेता है तब वो उसे अपना पहला ऑर्डर देता है और उसे अपने घर के पास बने पैक स्टेशन का एड्रेस भी देता है ताकि वो अपने पार्सल को वहाँ से जाकर निकाल सके। महज कुछ दिनों बाद ही मैक्स पैक स्टेशन पहुंचता है और अपना पार्सल निकालकर घर वापस आ जाता है और ये पहला इलीगल ड्रग्स पार्सल था जो मैक्स ने डार्क वेब से मंगा लिया था। क्योंकि मैक्स का पहली बार ड्रग्स से पाला पड़ा था इसलिए वो ड्रग्स की स्मेल और उसके टेक्सचर को चेक करने लगता है और साथ ही साथ वो इंटरनेट पर यह भी सर्च करने लगता है कि इस ड्रग्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसका दिमाग पर क्या असर होता है। मैक्स सिल्क रोड की वेबसाइट पर बिकने वाले इन सारे ड्रग्स की डिटेल्स को भी छानने लगता है क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि दूसरे सेलर इस ड्रग्स को कैसे और कितने पैसों में बेच रहे हैं। अब मैक्स को ज़रूरत थी इन ड्रग्स के अच्छे फ़ोटोज़ की जिन्हें वो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करके बेचना शुरू कर सके और तभी फ़ोटोशूट के लिए उसके दिमाग में एक बेहतरीन और अनोखा आइडिया आता है। मैक्स के पास एक एक्सबॉक्स गेम था जिसका सरफेस बिल्कुल पियानो सरफेस की तरह शाइनी था और जिस पर सामने से दिखने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ता था। मैक्स ने अपने टीवी पर एक जलती हुई आग की वीडियो चलाई और उसके सामने अपना एक्सबॉक्स गेम रख दिया जिसकी वजह से वो आग एक्सबॉक्स गेम के कंसोल पर रिफ्लेक्ट होने लगी और मैक्स ने उसी रिफ्लेक्शन के बीच ड्रग्स रखकर फोटोज़ खींचे जो देखने में बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल लग रहे थे। अब मैक्स ने अपने लिए एक सप्लायर का इंतज़ाम कर लिया था जहां से वो ड्रग्स मंगा सकता था। इन ड्रग्स को मंगाने और डिलीवर करने के लिए उसे पैक स्टेशन वाला रास्ता भी मिल गया था और साथ ही साथ उसने ड्रग्स के प्रोफेशनल फ़ोटोज़ भी ले लिए थे ताकि वो उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करके बेच सके। और अब आखिरी काम जो बचा था वो था वेबसाइट बनाने का काम। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला काम जो मैक्स ने किया वो ये था कि उसने इस वेबसाइट को एक नाम दिया और वो था shinyflakes.com। नाम रखने के बाद उसने वेबसाइट का लोगो डिज़ाइन किया और फिर उसने कई दिन अपनी वेबसाइट का लेआउट और इंटरफेस को डिज़ाइन करने और अपने प्रोडक्ट्स को उस वेबसाइट पर लिस्ट करने में लगा दिए। मैक्स का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसका इंटरफेस चलाने में बहुत आसान हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकें और वो एक ऐसी वेबसाइट बनाने में कामयाब भी हो गया।
सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मैक्स ने अपनी इस इलीगल वेबसाइट को डार्क वेब पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर ही बनाकर डाल दिया था। इसका साफ मतलब था कि जहां एक तरफ डार्क वेब पर छुपी इलीगल वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए सिक्योर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, वहीं मैक्स की वेबसाइट को इंटरनेट पर कोई भी एक्सेस कर सकता था। मैक्स ने अपनी वेबसाइट पर एक रिव्यू रेटिंग का सेगमेंट भी डाला था, जहां लोग अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अपने रिव्यूज़ और रेटिंग डाल सकते थे। इस वेबसाइट के बारे में एक खास बात और थी, और वो ये थी कि जहां सिल्क रोड जैसी वेबसाइट पर अलग अलग सेलर्स ड्रग्स बेचते थे, वहीं इस वेबसाइट पर सिर्फ मैक्स ही ड्रग्स बेचने वाला था। और साथ ही साथ मैक्स ने इस वेबसाइट पर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन भी अपलोड किया था, जहां वो लोगों के पूछे गए सवालों के जवाब देता और साथ ही साथ शिपिंग और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में भी बताता। ये वेबसाइट लगभग 2 हफ्तों में बनकर तैयार हो गई और क्रिसमस के पहले दिन ही मैक्स ने इस वेबसाइट को दुनिया के लिए पब्लिश कर दिया। चूँकि मैक्स ने ये वेबसाइट इंटरनेट पर डाली थी जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता था, इसलिए पहले तो लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, क्योंकि इस तरह की इलीगल वेबसाइट डार्क वेब पर ही होती हैं। और साथ ही साथ लोगों का ये भी डाउट था कि कहीं ऑर्डर करने के बाद उनके पैसे न डूब जाएं। मैक्स ने इस वेबसाइट को इंटरनेट पर डालने का जो कदम उठाया था वो बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक था, क्योंकि उसकी जगह कोई और होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। और चूँकि मैक्स अब किसी भी कीमत पर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने ये वेबसाइट इंटरनेट पर डाल दी बिना ये सोचे समझे कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। हालांकि मैक्स ने एक वेबसाइट तो बना ली थी, मगर उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और वो ये थी कि शुरुआत में वो इस वेबसाइट के लिए सेल्स कैसे लेकर आएगा। चूँकि मैक्स को अपने कमरे में बैठकर काम करने की आदत थी और वो कहीं बाहर आता जाता नहीं था, और यही वो वजह थी कि वो कंप्यूटर पर बैठकर कस्टमर सर्विस तो संभाल ले रहा था, मगर सेल्स को बढ़ाने में उसे परेशानी हो रही थी। और तब मैक्स के दिमाग में अपने उसी ऑनलाइन फ्रेंड का ख्याल आता है जिसने उसे सिल्क रोड के बारे में बताया था। मैक्स अपने उसी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करते हुए कहता है कि पिछले 2 हफ्तों में उसने शाइनी फ्लेक्स नाम की एक वेबसाइट बनाई है और वो चाहता है कि उस वेबसाइट की सेल्स को बढ़ाने में उसकी मदद करे। और इस मैसेज के बाद मैक्स उसके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगता है। अब मैक्स की वेबसाइट पर धीरे धीरे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, मगर उसके फ्रेंड का अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। और तब मैक्स उसे दोबारा मैसेज करते हुए उससे पूछता है कि वो कहाँ है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अब वेबसाइट पर ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं और उसे अब उसकी ज़रूरत है। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद भी जब मैक्स के दोस्त का कोई रिप्लाई नहीं आया, तब मैक्स फैसला करता है कि अब वो इन सभी ऑर्डर्स को खुद हैंडल करेगा और पार्सल की पैकिंग से लेकर इन्हें पैक स्टेशन पहुँचाने तक का काम भी खुद करेगा। अब मैक्स पैकिंग के लिए सभी ज़रूरी इक्विपमेंट्स को लाना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहला इक्विपमेंट था एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जिसमें वो ड्रग्स का वजन कर सके। दूसरा इक्विपमेंट था एक वैक्यूम सीलर, जिससे छोटे प्लास्टिक पाउच की हवा निकाली जा सके और फिर उसे सील कर दिया जाए ताकि उसमें दोबारा हवा अंदर ना जा सके। और तीसरा इक्विपमेंट था एक हीट सीलर, जिससे प्लास्टिक पाउच के मुंह को हीट की मदद से सील किया जा सके। मैक्स इस सारे इक्विपमेंट्स अपने रूम में इस तरह लेकर आया कि उसके माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं लगी। चूँकि मैक्स को ड्रग्स के बारे में ना ज़्यादा मालूमात थी और ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो बस सिल्क रोड से ऑनलाइन ड्रग्स मंगाकर उसे अपनी वेबसाइट पर बेच देता। और यही वो वजह थी जो उसे ये नहीं समझ आता था कि किस ड्रग्स को कैसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, जिसकी वजह से कई बार कस्टमर्स को कम या ज़्यादा ड्रग्स चला जाता। एक बार उसने सिल्क रोड से एक ड्रग्स मंगाया था जिसका नाम था MDMA, और जो देखने में बिल्कुल एक सफ़ेद पत्थर की तरह था। मैक्स इस ड्रग्स को छोटे छोटे पीसेस में करना चाहता था ताकि वो अपने कस्टमर्स को उतना ड्रग्स भेज सके जितना उन्होंने ऑर्डर किया है। मैक्स ने इस ड्रग्स को छुरी से काटने की भी कोशिश की, मगर चूंकि वो ड्रग्स पत्थर की तरह हार्ड था, इसीलिए वो कट नहीं पाया। कुछ देर परेशान होने के बाद मैक्स फैसला करता है कि वो अपने उसी सप्लायर से कांटेक्ट करेगा जिससे वो सिल्क रोड से गांजा खरीदता है, और वो रेड बुल को मैसेज करते हुए उससे ये पूछता है कि इस ड्रग्स को छोटे छोटे पीसेस में कैसे किया जाए और इसे कैसे हैंडल किया जाए। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि सिल्क रोड जैसी वेबसाइट पर जहां सेलर सिर्फ लेन देन से मतलब रखते थे, वहीं रेड बुल मैक्स की पूरी तरह मदद कर रहा था। वो मैक्स को MDMA तोड़ने का तरीका बताता है, जिसमें वो मैक्स से कहता है कि वो एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर MDMA को रखकर एक हथौड़ी की मदद से धीरे धीरे ड्रग्स को तोड़ना शुरू करे, और साथ ही साथ उसे ये हिदायत भी देता है कि वो अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध ले ताकि ड्रग्स से उड़ने वाला पाउडर उसके नाक और मुंह में न जा पाए। रेड बुल के बताए हुए तरीके से मैक्स को ये पता चल चुका था कि ड्रग्स को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे करना है, और फिर वो आसानी से कस्टमर को उनके ऑर्डर्स डिलीवर करने लगा। मैक्स के पास शुरुआत में हर दिन 1 ऑर्डर आता था, जो धीरे धीरे 5 ऑर्डर्स में बदल गया, और आगे चलकर मैक्स के पास हर दिन 10 ऑर्डर तक आने लगे। ये देख मैक्स बहुत एक्साइटेड और खुश था, और उसे ये समझ आने लगा था कि इस बिज़नेस में ग्रोथ की बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत पैसे कमाने वाला है। अब मैक्स के पास जैसे ही कोई ऑर्डर आता, वो उसे बहुत बारीकी से पैक करता और अपने घर के पास बने पैक स्टेशन में जाकर रखा था।
मैक्स ने इस ड्रग स्मगलिंग बिजनेस में 2 रूल्स बना रखे थे। पहला रूल ये था कि वो कभी भी किसी भी कस्टमर से पर्सनली नहीं मिलेगा और दूसरा रूल ये था कि पैक स्टेशन में पार्सल रखते वक्त वो इस बात का खास ख्याल रखेगा कि किसी को उस पर कोई शक ना हो और वो कभी पकड़ा ना जाए। और यही वो 2 तरीके भी थे जिनकी वजह से वो पुलिस से बच सकता था। पैक स्टेशन से पार्सल डिलीवर करने के तरीके ने मैक्स की बहुत मदद की और वो इन पार्सल्स को पैक करके पैक स्टेशन में रख देता, जहां से ये पार्सल कस्टमर के घर से करीब पैक स्टेशन तक पहुंच जाते और उन पार्सल्स को वहां से जाकर निकाल लेते, जिससे किसी को भी ना ये पता चलता कि इन पार्सल्स में क्या है और ना ही ये पता चलता कि इन पार्सल्स को भेजने और रिसीव करने वाला कौन है। महज कुछ ही वक्त में मैक्स की वेबसाइट लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हो गई, जिसने कस्टमर्स का भरोसा जीत लिया और उनका ये मानना था कि इस वेबसाइट पर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ड्रग्स और बढ़िया शिपिंग मिलती है। ये फीडबैक मैक्स की वेबसाइट शानी फ्लेक्स पर भी दिख रहा था, जहां कस्टमर्स अपने रिव्यूज़ रेटिंग डाल रहे थे और यही वो वजह थी कि मैक्स की वेबसाइट पर ऑर्डर्स की गिनती बढ़ती जा रही थी। मैक्स के पास अब रोज़ाना 35 से 40 ऑर्डर आने लगे थे, जिसमें वो हर दिन 75 से 80 यूरोस कमा रहा था और ये किसी भी नए ऑनलाइन स्टोर के लिए काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि मैक्स ने अपनी वेबसाइट की कभी कोई मार्केटिंग नहीं की थी, मगर इसके बावजूद भी उसके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे थे और इसके पीछे की वजह थी माउथ पब्लिसिटी जो उसके कस्टमर्स उसके लिए कर रहे थे और साथ ही साथ ड्रग्स एडिक्टेड होने की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स बार बार उसी की वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे थे। मैक्स को अब इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था, क्योंकि उसने इस ड्रग स्मगलिंग को एक चैलेंज की तरह ले लिया था और उसे पुलिस की नाक के नीचे से ड्रग्स बिजनेस करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जहाँ दूसरे ड्रग सेलर ये काम पैसों के लिए करते थे, वहीं मैक्स अब ये काम मज़े के लिए कर रहा था और यही वो वजह थी जो वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। मैक्स के ज़्यादातर कस्टमर जर्मनी से थे, मगर जल्दी उसे जर्मनी से बाहर दूसरी कंट्रीज से भी ऑर्डर आने लगे, जिसमें इंडोनेशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज शामिल थी। मैक्स ने सारे ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एक्सेल शीट बनाई थी, जिसमें वो अपने हर कस्टमर की सारी डिटेल्स जैसे उनका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, ऑर्डर नंबर और उस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया था, ये सब कुछ सेव रख रहा था। मैक्स इसी लिस्ट की मदद से दोबारा अपने इन्हीं कस्टमर्स को कांटेक्ट करता और उन्हें फिर से ड्रग्स खरीदने के लिए कहता, ताकि कस्टमर बार बार उसकी वेबसाइट से ऑर्डर करते रहें। चूँकि ये वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ था, क्योंकि मैक्स ने वेबसाइट पर साफ लिखा था कि कस्टमर्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं होगी, मगर इसके बावजूद उसने कस्टमर की सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया और उन्हें दोबारा ड्रग्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट किया। मैक्स की पूरी कोशिश यही थी कि वो किसी भी तरह कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशंस को और मजबूत करे और इसीलिए वो हर पार्सल में कस्टमर्स को गमी बियर्स के पैकेट रखकर देने लगा, जिसका असर कस्टमर पर इतना अच्छा हुआ कि वो मैक्स की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज़ डालने लगे। मैक्स को अब ये काम करते 6 महीने बीत चुके थे और इसी दौरान उसने इतने बिटकॉइन कमा लिए थे जिसकी कीमत उस वक्त $1 मिलियन थी। यह उस वक्त की बात है जब एक बिटकॉइन की कीमत $400 हुआ करती थी, मगर मैक्स अब भी इस पूरे ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन को अकेले ही अंजाम दे रहा था। इसी दौरान मैक्स को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और वो ये थी कि उसके पास ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा थे, मगर उसका ड्रग सप्लायर रेड बुल उसे इतना ड्रग सप्लाई नहीं दे पा रहा था जिससे वो अपने पास बढ़ती डिमांड को पूरा कर सके। रेड बुल मैक्स से कहता है कि उसे अब और नए सप्लायर्स भी ढूंढने पड़ेंगे ताकि वो अपनी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर सके और यहीं से मैक्स ने अपने सप्लायर का एक बड़ा नेटवर्क बनाना शुरू किया। कुछ दिन की छानबीन के बाद मैक्स के हाथ एक सप्लायर लगता है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स बनाता था, जिसका साफ मतलब था कि मैक्स को जितनी भी क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए होगा वो उसे सप्लाई कर देगा और यही वो वजह थी कि मैक्स अब उसे लाखों डॉलर्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स देने लगा, जिसे वो बहुत आसानी से पूरा कर देता था। मगर इन बड़े बड़े ऑर्डर्स के साथ एक नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई और वो ये थी कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के ड्रग्स की डिलीवरी मैक्स तक कैसे की जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रग्स को ना तो पैक स्टेशन के ज़रिए डिलीवर किया जा सकता था और ना ही किसी पोस्ट के ज़रिए। और तब मैक्स के दिमाग में एक बहुत बेहतरीन आइडिया आता है। मैक्स इस सप्लायर से कहता है कि वो उसे एक एड्रेस देगा जहां वो सारे ड्रग्स को डिलीवर कर दे और वो अपने एक आदमी को भेजकर वहां से सारा ड्रग्स उठवा लेगा। सप्लायर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जो एड्रेस मैक्स ने उसे दिया है वो मैक्स के घर का ही एड्रेस है और चूंकि मैक्स अपनी पहचान कभी किसी के सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने इस सप्लायर को ये कभी नहीं बताया कि जहां ड्रग्स डिलीवर होना है वो उसके घर का ही एड्रेस है। इतनी बड़ी क्वांटिटी की ड्रग स्मगलिंग के दौरान 2 सवाल सामने उभर कर आए। पहला सवाल ये था कि क्या सप्लायर को अपने ही घर का डिलीवरी एड्रेस देना बहुत रिस्की नहीं था, और दूसरा सवाल ये था कि मैक्स इन बड़े बड़े ड्रग्स के पार्सल को अपने घर वालों की नज़र से बचाकर अपने रूम तक कैसे ले गया। पहले सवाल का जवाब यह है कि मैक्स का ये मानना था कि अगर ये पार्सल किसी ने उसके घर के बाहर देख भी लिया तो किसी को उस पर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि वो अक्सर अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगाता रहता था। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैक्स का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता बहुत अजीब था और चूंकि वो अपना सारा वक्त अपने रूम में ही गुजारता था, इसलिए वो अपना खाना भी खुद ही बनाता था और अपने रूम की सफाई भी खुद ही करता था। मैक्स की माँ का बस इतना काम था कि वो उसके कपड़े धो देती थी और धुले हुए कपड़े एक बास्केट में रखकर मैक्स के रूम के बाहर रख देती थी ताकि वो अपने हिसाब से अपने कपड़े सुखा ले।
मैक्स और उसके माँ बाप को देखकर ऐसा लगता था मानो एक ही छत के नीचे कुछ अजनबी रह रहे हों और उन्हें कभी कभी ही आपस में बात होती थी। और यही वो वजह थी कि मैक्स के माँ बाप ना तो कभी उसके रूम में जाते थे और ना ही उन्हें यह पता था कि वो बंद कमरे में क्या क्या करता है। मैक्स का अपने माँ बाप से रिश्ता बहुत अजीब था और यही वो वजह थी कि वो इन ड्रग्स के बड़े पार्सल को बहुत आसानी से रूम में ले आया और किसी ने उससे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। अब मैक्स को ये ड्रग स्मगलिंग करते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था, मगर वो कहते हैं ना कि गलत काम की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस ऑनलाइन ड्रग स्मगलिंग बिजनेस को हमेशा के लिए ख़त्म करके रख दिया। क्योंकि मैक्स अक्सर कुछ ऑर्डर्स को पोस्ट के ज़रिए भी डिलीवर करता था, क्योंकि कई कस्टमर्स के घर के पास पैक स्टेशन ना होने की वजह से उन्हें पार्सल्स भेजने का कोई और रास्ता नहीं था। मैक्स इन पार्सल पर सिर्फ कस्टमर्स का ही एड्रेस डालता था और इन पार्सल्स को सड़क के किनारे बने पोस्ट बॉक्स में डाल देता था और ये पार्सल वहाँ से कस्टमर तक डिलीवर हो जाते थे। और यही वजह बनी मैक्स के पकड़े जाने की। कई बार कस्टमर्स के घर पर ना मिलने की वजह से या किसी और वजह से ये पार्सल्स कस्टमर्स तक डिलीवर नहीं हो पाते थे। और चूंकि मैक्स इन पार्सल पर अपना एड्रेस नहीं डालता था और रिटर्न एड्रेस ना होने की वजह से ये पार्सल दोबारा वापस पोस्ट ऑफिस पहुँच जाते थे। पहले तो ये पार्सल कई दिनों तक पोस्ट ऑफिस में पड़े रहे, मगर जब इन्हें खोलकर चेक किया गया तब वहाँ के एम्प्लॉयज़ के पैरों तले ज़मीन सरक गई। इसी तरह के पार्सल्स कई अलग अलग पोस्ट ऑफिस में भी मिले, जिसकी खबर जर्मन पुलिस को दी गई और वो फ़ौरन इसकी छानबीन में लग जाते हैं। जर्मन पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करते ही सबसे पहले पार्सल्स पर लिखे कस्टमर्स के एड्रेस को निकालती है और इन एड्रेस की मदद से उन कस्टमर्स तक पहुँच जाती है जिन्होंने मैक्स से ड्रग्स मंगाया था। इन सभी कस्टमर से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि ये सभी ऑर्डर्स एक ही वेबसाइट पर किए गए हैं जिसका नाम था shinyflakes.com। यह पता चलते ही पुलिस हक्का बक्का रह जाती है और वो इस बात से शॉक में थे कि ऐसी कोई वेबसाइट भी इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है और जिस पर खुलेआम ड्रग्स बेचा जा रहा है। वेबसाइट का पता चलते ही पुलिस को लगने लगता है कि अब उन्हें बस वेबसाइट बनाने वाले तक पहुंचना है जिसके जरिए वो इस ड्रग स्मगलिंग गैंग तक पहुंच जाएंगे, मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। पुलिस अब एक साइबर सिक्योरिटी वाले की मदद से इस वेबसाइट को और खंगालना शुरू करती है, जहां उन्हें यह पता चलता है कि इस वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया गया है और इस वेबसाइट का डोमेन और वेबसाइट को बनाने वाले की डिटेल्स एक यूएस बेस्ड सर्वर पर रजिस्टर्ड हैं जिसे क्लाउडफेयर नाम की एक कंपनी चलाती है। पुलिस क्लाउडफेयर कंपनी से कांटेक्ट करके इस वेबसाइट को बनाने वाले की डिटेल्स के बारे में पता करने की कोशिश करती है, मगर क्लाउडफेयर पुलिस से साफ कहती है कि किसी भी कस्टमर्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना उनकी पॉलिसी के खिलाफ है और उन्हें कस्टमर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। जिसके बाद पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन के डेड एंड पर आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि मैक्स था तो महज 20 साल का, मगर वो बहुत ही शातिर और चालाक था और इसी वजह से उसने वेबसाइट की सारी डिटेल्स को छुपा दिया था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर पुलिस वेबसाइट तक पहुंच गई तो वो वेबसाइट बनाने वाले की छानबीन करने के लिए सर्वर कंपनी तक ज़रूर पहुंचेंगे और सर्वर कंपनी पॉलिसी के खिलाफ जाकर उन्हें कोई भी डिटेल्स नहीं देगी। मैक्स ने क्लाउडफेयर कंपनी के सर्वर को इसलिए भी चुना था क्योंकि वो सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जिसे किसी भी साइबर सिक्योरिटी के लिए हैक करना लगभग नामुमकिन था और चाहे कुछ भी हो जाए उसकी वेबसाइट ऑनलाइन रहेगी। पुलिस को जब यह समझ आ गया कि वो मैक्स को सर्वर कंपनी के जरिए नहीं पकड़ पाएंगे, तब वो अपना पुराना पैतरा आजमाते हुए ये फैसला करते हैं कि वो अंडरकवर एजेंट और सर्वेलेंस के जरिए इस वेबसाइट के ओनर को पकड़ेंगे। इसी बीच मैक्स अपने ऑनलाइन स्मगलिंग बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छू रहा था और अब उसके पास हर दिन 4 से 5 हज़ार ऑर्डर आने लगे थे, जिसमें वो रोज़ 40 से 50 हज़ार यूरोस की सेल्स कर रहा था। हालांकि मैक्स ने 3 लड़के पार्सल की पैकिंग के लिए रख रखे थे, मगर इसके अलावा वो सप्लायर, सेल्स, शिपिंग और वेबसाइट सब कुछ खुद अकेले हैंडल कर रहा था, जिसकी वजह से उसे दिन रात काम करना पड़ रहा था और इसी वजह से हर वक्त वो स्ट्रेस में रहने लगा, जिसका बुरा असर उसकी हेल्थ पर पड़ने लगा था। मैक्स अब पूरे दिन में 3 से 4 घंटे ही सो पा रहा था और हर रोज़ बेशुमार पैसे कमाने के बावजूद भी उसकी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती जा रही थी और यही वो वजह थी कि वो आए दिन ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग में गलतियां करने लगा, जिसका बुरा असर उसके बिजनेस पर पड़ रहा था। मैक्स जो सबसे ज़्यादा कस्टमर सर्विस पर ध्यान देता था, उसी मैक्स की वजह से कस्टमर लेट डिलीवरी और ख़राब प्रोडक्ट क्वालिटी की शिकायत करने लगे। उधर पुलिस भी अब अपना पूरा ध्यान शहर की सड़कों पर लगे पोस्ट बॉक्स पर लगा देती है और पोस्ट बॉक्स में पार्सल रखने वाले हर शख्स पर बारीकी से नज़र रखने लगती है। पुलिस के पास अब आखिरी एक यही तरीका बचा था जिसकी मदद से वो इस ऑनलाइन ड्रग स्मगलिंग के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती थी और महज कुछ ही दिन बाद पुलिस के हाथ वो पहली कामयाबी लग जाती है जिसके लिए जर्मनी पुलिस पिछले 1 साल से काम कर रही थी। पुलिस को अपने खबरी से यह पता चलता है कि एक शख्स अक्सर पैक स्टेशन और पोस्ट बॉक्स में पार्सल रखते हुए देखा गया है और उसे शक है कि इन पार्सल्स में कोई ना कोई इलीगल सामान है। ये सुनते ही पुलिस चौकन्ना हो जाती है, मगर बजाय इस शख्स को गिरफ्तार करने के पुलिस इस पर नज़र रखना शुरू कर देती है। कुछ दिन नज़र रखने के बाद पुलिस देखती है कि ये शख्स पैक स्टेशन पर आता है और एक पार्सल उसमें रखकर चला जाता है।
अब पुलिस बस इस इंतजार में थी कि इस पार्सल को पैक स्टेशन से लेने के लिए कौन आता है, और महज 2 दिन बाद ये शख्स इसी पार्सल को पैक स्टेशन से निकालने के लिए आता है, जिसे पुलिस फौरन गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेती है। पूछताछ के दौरान वो पैकेट खोलने पर उसमें से कोकेन और MDMA निकलता है, और पुलिस को अब ये समझ आ चुका था कि उनके हाथ सही शख्स लग चुका है। थोड़ी सख्ती दिखाने पर जब वो शख्स पुलिस को अपना नाम और वो कैसे इस ड्रग्स को बेचता है ये बताता है, तब पुलिस की आंखों में एक चमक आ जाती है, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था, जो पुलिस को ये बताता है कि वो ये सारा ड्रग्स शाइनी फ्लेक्स नाम की वेबसाइट से बेचता है। पुलिस को खुशी के साथ साथ हैरानी भी थी, क्योंकि उनके हाथ वो शख्स लग चुका था जिसे वो पिछले 1 साल से ढूंढ रही थी। क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि मैक्स किसी गैंग का मेंबर है, इसीलिए पुलिस उस पर दबाव बनाते हुए उसके बाकी गैंग मेंबर्स के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में मैक्स कहता है कि उसकी कोई गैंग नहीं है और वो ये सब अकेले करता है। पुलिस उससे दूसरा सवाल करते हुए ये पूछती है कि पैक स्टेशन में जो पार्सल रखकर गया था वो शख्स कौन था। तब मैक्स उन्हें बताता है कि वो उसका सप्लायर था, और ये सप्लायर कोई और नहीं बल्कि रेड बुल ही था। चूँकि पुलिस पहले से ही रेड बुल पर नज़र रखे हुए थी, इसलिए वो अब ये भी जान चुके थे कि रेड बुल रहता कहाँ है, और रेड बुल का नाम सामने आते ही पुलिस फैसला करती है कि वो उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। 26 फरवरी सन 2015 की सुबह पुलिस रेड बुल के घर पर रेड मारने की तैयारी करने लगती है, और महज कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम रेड बुल के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे, और रेड बुल इस बात से बेखबर अपने घर में सो रहा था। अचानक रेड बुल के कानों में दरवाजे का लॉक तोड़ने की आवाज़ आने लगती है, और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, जर्मन पुलिस कमरे के अंदर घुसकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे ज़मीन पर उल्टा लेटने के लिए कहती है। रेड बुल शॉक में था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये क्या हुआ, मगर जब पुलिस उसे बताती है कि मैक्स उनकी हिरासत में है, तब उसे समझते देर नहीं लगती कि आज उसके ड्रग्स बिजनेस का आखिरी दिन है। मैक्स तो इस बात पर यकीन करने को ही तैयार नहीं था कि ये सब उसके साथ हो रहा है, और जो भी कुछ उसने इतने वक्त में बनाया और कमाया था वो सब एक झटके में ही ख़त्म हो गया था। जिस बात ने पुलिस को सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि मैक्स खुद अकेले ये पूरा ड्रग्स स्मगलिंग ऑपरेशन चला रहा था, और उसकी उम्र महज 20 साल थी। पुलिस ने जो ड्रग्स मैक्स से बरामद किया वो उनकी सोच से कई गुना ज़्यादा था, क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि उन्हें मैक्स के पास से 10 या 20 किलो ड्रग्स ही मिलेगा, मगर मैक्स के पास से जो ड्रग्स बरामद हुआ वो लगभग 500 किलो था, जो घर के अलग अलग हिस्सों में छुपा हुआ था। इस पूरे ड्रग्स को वहाँ से ले जाने के लिए पुलिस को एक वैन बुलानी पड़ी, और सीज हुए इस पूरे ड्रग्स की कीमत थी 2 मिलियन यूरोस। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान मैक्स को 7 साल की सज़ा सुनाई, और साथ ही साथ उस पर 3 मिलियन यूरोस का जुर्माना भी लगाया, मगर अपने अच्छे बर्ताव की वजह से वो महज 4 साल की सज़ा काटने के बाद ही जेल से रिहा हो गया। पुलिस का कहना था कि उनके हाथ मैक्स के पैसों का कुछ हिस्सा ही लगा था, क्योंकि उसके पास 3 बिटकॉइन वॉलेट थे और वो अभी एक ही वॉलेट को एक्सेस कर पाए हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि उनके अंदाजे के मुताबिक इन तीनों वॉलेट में लगभग $10 मिलियन के बिटकॉइन हैं, और वो इन पैसों को जल्द ही जब्त कर लेंगे। ये थी कहानी एक 20 साल के लड़के की, जिसने अपने कमरे से बैठे बैठे कई $मिलियन का ड्रग एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसकी भनक उसके माँ बाप तक को नहीं लगी, और उसने अपना नाम जर्मनी के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के तौर पर इतिहास में दर्ज करा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।